Good morning students. Today we will discuss the chapter current electricity of class 10th. In the last or previous classes we studied the definition of electric charge, electric current and potential difference. Let us start with electrical potential or potential difference. ठीक, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है इसको आपको हम थोड़ा सा इसका रिव्यू फिर से दे देते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम किसी ए पॉइंट पर पोटेंशियल हमको निकालना होगा तो होता क्या है कि इन्फिनिटी पॉइंट पे, कहाँ पे, इन्फिनिटी पॉइंट पे, मतलब इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर कोई एक चार्ज क्यू रखा होगा, क्या होगा, क्यू चार्ज रखा होगा। उस चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में, देखो कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो क्यू चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से डब्लू वर्क लगा करके ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क लगता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो पी एट पॉइंट ए हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वर्क, एक्सटर्नल वर्क डन, या इसको डब्ल्यू सिर्फ लिख सकते हो अपॉन क्यू। कहाँ से कहाँ तक आया है, इन्फिनिटी से ए पॉइंट, तो इसको ऐसे लिख देते हैं और ये इसकी क्या हो गई, डिफिनीशन हो गई। हमने लास्ट क्लास में आपको डिफिनीशन लिखा दिया था, बता दिया था। इसको पढ़ते कैसे हैं, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जैसे बताया था। अभी बात करना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि किसी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी एक पॉइंट ए अगर मान ले, एक पॉइंट बी मान ले, और यहाँ पर इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा है, इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में डब्लू वर्क कहाँ तक लगेगा, इन्फिनिटी टू बी, यानी कोई चार्ज क्यों रखा है, इस चार्ज को बी पॉइंट पर अगर हम लाते हैं तो यहाँ W1 या W इन्फिनिटी टू बी हो जाएगा। और इस चार्ज को अगर इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लाते हैं तो वर्क डन कितना होगा, इन्फिनिटी टू ए हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ से हमको VA मिल जाएगा, यहाँ से हमको VB मिल जाएगा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जनरली डिफाइन कैसे करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट टू पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इज डिनोटेड बाई VB माइनस VA अपॉन B माइनस VA इक्वल टू W बाई Q। दिस इज द डिफिनीशन। ओके, अब एक चीज़ और आती है इसमें कि इसका यूनिट क्या होता है। देखिए यूनिट के लिए हम यहाँ से बात करते हैं, ये V है पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसको V से डिनोट करते हैं। W क्या होता है, W का यूनिट क्या होता है, देखो ऐसे निकालते हैं, W को होता है जूल और Q का होता है कूलाम। जूल पर कूलाम को हम एक नया नाम जो दिया गया इसको बोलते हैं वोल्ट। पढ़ते होगे ना, 220 वोल्ट की लाइट सप्लाई जा रही है, 110 की वोल्ट, 9 वोल्ट की बैटरी, 15 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी। तो उसी तरह से जो वोल्ट है वो किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हम लोग जनरली उसको यूज़ किया जाता है। जिस स्टेबलाइजर में जो, जैसे मान लो 220 की लाइट आ गई तो क्या है, 220 का मतलब 220 पोटेंशियल डिफरेंस है उसका। ठीक है, यह पोटेंशियल है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब जो नोट करना है तो उसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इसी पे हम लोग लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लगाना है हम लोगों को। कह रहा है कि ए पॉइंट एक है, एक बी पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे -2 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ रखा है, बी पे। इस पे 10 वोल्ट की पोटेंशियल हमको पता है, और VA दिया है, VA कितना दिया है, 10 वोल्ट, और VB कितना दिया है नहीं पता, यही निकालना है। और पूछ क्या रहा है कि
-2 कूलम चार्ज को बी पे ले जाने में जो वर्क लग रहा है VA2B कितना लग रहा है, VA2B कितना है 20 जूल लग रहा है। ठीक है, अब फार्मूले में लगा दो, यहाँ से Q मिल जाएगा, Q कितना है -2C, VA कितना है 10 वोल्ट, VB कितना है नहीं पता, और W क्या है WA2B कितना है 20 जूल। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमने बताया था VB - VA = W/Q। अब जो दिया है लिख दो, VB कितना है नहीं पता, तो जो नहीं पता उसी को निकालना होगा। VB - VA कितना है 10 और W कितना है 20, Q कितना है -2, तो यहाँ से क्या कटेगा ये, तो VB पे कितना आएगा निकाल लेते हैं। तो VB -10 = -10, देखो यहाँ से माइनस ऊपर जाएगा, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, VB = कितना आया 0 वोल्ट। क्लियर, हम यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे, एक बार पॉज करके इसको आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको लिख देते हैं पहले। ए चार्ज 2 कूलम इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। ए चार्ज 2 कूलम इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, infinity to a point by doing 30 joule work, by doing work 30 joule, क्या है 30 जूल है ऑफ वर्क। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, फाइंड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। इसको नोट कर लीजिएगा, अगर लगाए होगे इस तरह क्वेश्चन तो अच्छी बात है, नहीं लगाए होगे तो नोट कर लो। तो पहले समझो क्या दिया है, यहाँ से देखो 2 कूलम दिया है, Q = 2 कूलम हो गया, इन्फिनिटी टू एक पॉइंट है यानी कि पोटेंशियल की बात कर रहा है। W = दिया है 30 जूल, और पोटेंशियल निकालना है तो V = W/Q लगा दो। Q यहाँ छोटा वाला लगाओ चाहे बड़ा वाला, दोनों यूज़ कर सकते हो। W कितना है 30/2 यानी 15, और V की यूनिट क्या होती है, ठीक है कर लोगे इसको, ठीक है वेरी गुड। अब आते हैं, देखिए इसको नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए या बैक कर लीजिए, बैक करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आप शायद पढ़ चुके हो, सुने भी होगे पढ़े भी होगे इस वर्ड को, ओम्स लॉ। इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा, एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका पहले हम डिफिनीशन लिख देते हैं, कि इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहला पॉइंट क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर वेरी किया तो ये लॉ फॉलो नहीं करेगा, याद रखिएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल difference across the conductor is directly proportional to the electric current flowing in that circuit। दिस इज़ द डिफिनीशन। ठीक है, यहाँ से डिफिनीशन स्टार्ट होती है। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर वो बाहर रहेगा। देखियो इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, जो भी कंडक्टर हमको दिया गया है उनके बीच के किसी 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कब बढ़ेगा कब घटेगा, तो ये कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से नोट करते हैं, VB - VA डिनोट करते हैं ना, VB - VA डिफरेंस बिटवीन द
पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई होता है। तो कुछ हमको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट। अब इसको जब हम बाहर निकालते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी रखते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर क्या आता है, आर आता है। और यहाँ पर हमको क्या मिलता है, डेल्टा वी इक्वल टू आर आई, विच इज नोन एज ओम्स लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म, विच इज नोन एज ओम्स लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म। क्लियर। तो डिफिनीशन आपको याद रखना पड़ेगा। और आप ध्यान से देखिए अगर, तो आपको ये लीनियर इक्वेशन दिख रहा है ना, आर कांस्टेंट है, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस पी सी वाला फार्मूला आप पढ़े हो ना, ये किसका इक्वेशन होता है, लाइन का। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर नहीं है, कोई भी जीरो है। m क्या है, यहाँ कांस्टेंट होता है, x वेरिएबल होता है। तो m की जगह पर यहाँ पर क्या आया है, r आया है, रेजिस्टेंस दैट इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल, एंड I इज द वेरिएबल, और पोटेंशियल भी वेरिएबल है। पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगी, वेरी करेगी, ठीक है। पोटेंशियल के बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका हम लोग फिगर चलो बना लेते हैं। इसका जो फिगर बनेगा, देखिए इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह से बनाया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस दिस, ठीक। तो ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से कहीं पर से लीनियर बन सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, V और I, ठीक। क्लियर, समझ में आई बात। अब देखो इसी में अगर हम बात करें कि अगर एक स्लोप यहाँ से डालते हैं, ये स्लोप में है ना, तो इसमें एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे अगर बात करते हैं, तो ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे करंट है, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, तो यहाँ पर V2 मान सकते हैं और यहाँ पर मान सकते हैं V1 मान सकते हैं ना, या पहले वाला V1 मान लो, इसको V2 मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो। फाइनल पोटेंशियल ये है अगर इतनी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम मान लें एंगल थीटा, यहाँ पर V2 V1, यहाँ V1, यहाँ V1, यहाँ V2, और यहाँ करंट I1, यहाँ पर करंट I2, ठीक है। तो देखो स्लोप कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्लोप का मतलब हिंदी में ढाल होता है। स्लोप का मतलब हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में जब भी स्लोप कहेगा, याद रखिएगा, हो सकता नहीं पढ़ा हो अभी, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा का फार्मूला आपने शायद पढ़ा हो, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो सभी ने पढ़ा होगा। देखो परपेंडिकुलर कौन सा है, इस अगर एंगल की बात करें, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला है परपेंडिकुलर। इनकी डिस्टेंस कितनी होगी, V2 माइनस V1 अपॉन बेस क्या है, I2 माइनस I1। क्लियर, I2 माइनस I1, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिला, स्लोप tan थीटा। tan थीटा क्या है, देखो tan थीटा हमारा आया, इसको V2 माइनस V1 को डेल्टा भी लिख सकते हैं अपॉन डेल्टा I, या सिंपली I लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ओम्स लॉ में हमने प्रूफ किया था V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V बाई आई लिख सकते हैं यहाँ पर से। क्लियर, देख लो पीछे से V बाई आई लिखा, यहाँ पर क्या है V बाई आई, तो यानी tan थीटा क्या है, ये R है। यानी कि अगर हमको अभी न्यूमेरिकल में अगर उस फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में देगा, तो ये वाला फार्मूला हमको रेजिस्टेंस का लगाना पड़ेगा। क्लियर। अब देखो हम आते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आते हैं नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसको अच्छे से देखिएगा, आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में हम बताएंगे। देखो कोई भी वर्क, जब कोई आदमी काम करता है तो उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ अपोज करने वाले होते हैं। उसी तरीके से जब किसी भी कंडक्टर में जब करंट कैसे फ्लो होती है, जब उसमें चार्जेस का फ्लो होता है, ये पता होगा आपको। अब इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके मूव करने में कुछ फैक्टर होंगे ना जो इसको रोकेंगे, उसमें के कुछ फैक्टर होंगे जो इसको रोकेंगे। तो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसमें होने वाले करंट के फ्लो को वो अपोज करे, इसको इंग्लिश में कहेंगे
इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो इसको लिख लो, इट इज द फंडामेंटल property of any material by virtue of which का इंग्लिश का हिंदी होता है जिसकी वजह से, by virtue of which it opposes the flow of current, यानी कोई ऐसा फैक्टर जो किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में या किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करे या रेजिस्ट करे। एक वर्ड अपोज की जगह पर आप रेजिस्ट भी लिख सकते हो। रेजिस्ट का सिनोनिम होता है अपोज। तो ये क्या हुआ, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। क्या लिखोगे, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर एंड यूनिट ऑफ आर क्या होता है, बोलते हैं ओम, OHM ओम, एंड इट्स सिंबल इज दिस, ओमेगा इज द सिंबल ऑफ ओम। दिस इज द सिंबल ऑफ ओमेगा इन लैटिन लैंग्वेज। ओमेगा इज द सिंबल ऑफ omega is the symbol and it is used for the unit of R। ठीक है, अब हो गया R हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस की बात अगर करें तो रेजिस्टेंस फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पहला प्रॉपर्टी है कि रेजिस्टेंस, देखो इसको जो जैसे बोल रहे हैं वैसे भी लिखना है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी अगर L लेंथ का है 2L लेंथ का कर दिया, यानी 5 मीटर का है 5 मीटर का है उसको 10 मीटर का कर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड पहला लिखोगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, उसके बाद मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये लिखोगे जो अभी लिखा। दूसरा लिखना है आपको रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो आप समझिए, अगर ये कोई कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर का मतलब वायर भी सिलेंडर के फॉर्म में होता है, एकदम पतला सा। देखो ये इसका एरिया हो गया, एरिया का मतलब कितना मोटा है वायर, और ये हो गई इसकी लेंथ। लेंथ को जैसे जैसे बड़ा करोगे तो यहाँ से करंट जाएगी, दूर जाते टाइम क्या होती है, करंट ऑटोमेटिक कम होती रहती है ना। इसका एग्जांपल आप कह सकते हो, जब आपके घर में पावर हाउस से लाइट आती है और ट्रांसफार्मर में आने के बाद जिसका घर ट्रांसफार्मर का सबसे पहले रहता है वहाँ की वोल्टेज बहुत अच्छा रहता है, और जैसे जैसे 2 किलोमीटर बढ़ता है ट्रांसफार्मर के बाद 1 किलोमीटर बढ़ता है आगे, वैसे वैसे वोल्टेज प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। ठीक, तो ये किस पे होता है, देखो ट्रांसफार्मर से जिसका घर 20 मीटर पे है तो तार की लंबाई क्या हो जाएगी, जो तार लगे होते हैं ऊपर पोल्स पे, उसकी लेंथ मान लो 20 मीटर था, 20 मीटर घर दूर है यानी 20 मीटर है, और जिसका घर 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर है तो जितनी दूर जाओगे वोल्टेज प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यानी लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और एरिया पे डिपेंड करता है। यानी कि जितना मोटा वायर आप लगाओगे, आप देखे भी होगे अपने घर पे, जब ज़्यादा पतला वायर लगा दिया जाता है तो उस पतले वायर की वजह से उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसके अंदर का जो मटेरियल है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स या उसके मॉलिक्यूल में कोलिजन इतना ज़्यादा होता है कि उनके टकराने से हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो मोटा वायर लगाइएगा घर में जब भी लगाओ। तो अब इसको जब कंबाइन करते हैं दोनों को तो क्या मिलता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। क्लियर, इसको जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ हटाते हैं तो यहाँ एक दूसरा हमको कांस्टेंट मिलता है जिसको बोलते हैं रो। क्या है ये, इसको पढ़ते हैं RHO, रोहो। ठीक है, क्लियर। अब रोहो जो है इसको बोलते क्या है, इसको नाम दिया गया रेजिस्टिविटी।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया रेजिस्टिविटी। अब ये क्या होती है ना, अगला पॉइंट हम लोग स्टडी करते हैं कि ये क्या होती है। चलिए पढ़ लेते हैं आज ही, पॉज करके वीडियो को बैक करके इसको नोट करते चलिएगा, या एक बार वीडियो को ऐसे ही देख लीजिए, फिर उसके बाद दोबारा आप नोट कर सकते हो। रेजिस्टिविटी क्या होती है? देखो, रेजिस्टिविटी को पहले बता दें कि रो से डिनोट किया जाता है। ये किसी मटेरियल की इंट्रिंसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। और ये देखो, पहला पॉइंट लिख दें, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया। ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना तो एरिया पे डिपेंड करती है। ये किस पे डिपेंड करती है? तो पहला पॉइंट, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करती है देखो। दूसरा पॉइंट है डिपेंड्स ऑन मटेरियल यूज, मतलब हर अलग अलग मटेरियल, लोहे का यानी आयरन का रेजिस्टिविटी दूसरा होगा, कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, सभी का रेजिस्टिविटी क्या होगा? अलग होगा। लेकिन अगर गोल्ड ही है, अगर 10 मीटर लॉन्ग वायर है या 100 मीटर लॉन्ग वायर है, तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा? हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा ये पॉइंट। सेम मटेरियल का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी रेजिस्टिविटी मान लो इतनी लंबा है, ये इसकी भी रेजिस्टिविटी इतना होगी, और अगर ये इतना लंबा है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी रो ही होगी, सेम होगी। क्लियर? देखो, ये क्यों टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? पहला पॉइंट, टेम्परेचर पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि किसी भी मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे उसके अंदर के प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी के साथ फ्लो करने लगते हैं। जैसे गर्मी बढ़ा दो तो आदमी भागने लगता है ना, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागने लगते हैं। और भागने से क्या होगा? बहुत ढेर इलेक्ट्रॉन हैं, लैक्स एंड करोड्स में होते हैं, तो टकराएंगे आपस में। जब टकराएंगे तो उसका क्या होगा? टकराने पे ज़्यादा टकराना शुरू कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, और उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन अभी हमने नहीं लिखाया है, जो अब बताने जा रहे हैं आपको। देखिए, दूसरा मटेरियल तो अलग अलग, भाई अलग अलग मटेरियल जो होते हैं, अलग अलग उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए अलग अलग होता है हर मटेरियल के लिए। देखिए, रेजिस्टिविटी, इसको डिफिनीशन लिख लो पहले। इतना लिखने के बाद डिफिनीशन लिखिएगा। सिर्फ डिफिनीशन एग्जाम में आता है, तो जो आप लिखाने जा रहे हैं इसको लिखिए। It is defined as the resistance. It is defined as the resistance of 1 meter long wire per unit area length। इसको देखो, आर इक्वल टू क्या हमने लिखा था? एल बाई ए, तो रो कितना हो जाएगा? आर ए बाई एल। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, वन मीटर स्क्वायर, यहाँ लिख दो 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। हाँ, देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होती है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के किसी वायर में पर यूनिट का मतलब 1 यूनिट मीटर लेंथ का जो वायर, जिसे आप समझिए थोड़ा सा इधर, ये मान लीजिए कोई सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, हमने ये लिया, मान लो 5 मीटर 10 मीटर कोई का भी ले लो, या 1 मीटर का ले लो। अब देखो समझिएगा, इसमें ये जो बना होगा, जैसे कि घर बना होता है, घर का एक यूनिट क्या होता है? एक ईंट होता है।
उसी तरीके से इसका एक छोटा सा छोटा मॉलिक्यूल आप लो, अगर केमिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़े होंगे, इसका एक ऐसा छोटा मॉलिक्यूल लो जो कि ब्रेक ना हो। मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये इसका एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, क्लियर। एक यूनिट इसका लिया है हमने, इसमें का एक यूनिट जो इसकी पूरी की प्रॉपर्टी को डिफाइन करे। अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, यानी क्या बोला कि पर एक यूनिट एरिया स्क्वायर यूनिट लेंथ का, यहाँ पर 1 से मतलब नहीं है, यूनिट का मतलब होता है एक। इसमें बहुत ढेर सारे हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उन हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल में से एक किसी मॉलिक्यूल का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भी मटेरियल के एक यूनिट का जो रेजिस्टेंस होगा, यानी कि उसके 1 मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर एरिया और 1 यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसलिए देखो, जो भी मटेरियल होगा उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, जब सेम होते हैं तो एक मॉलिक्यूल का रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा ना, इसलिए चाहे जितना लंबा कर दोगे उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, फिक्स होती है। अब यहाँ से अगर हम लिखें तो हमने लिखा था R इक्वल टू रो एल बाई ए, लिखा था भी फार्मूला, इसमें से रो निकाल लो, रो इक्वल टू हो जाएगा R या पानेल, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए यूनिट ऑफ रो क्या होगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होगा, देखो यहाँ से देखते हैं फार्मूले से। आर का कितना होता है, ओम होता है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर होता है, मीटर से मीटर कैंसिल, ओम मीटर, इसको लिख देना ऐसे भी, ओम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और लगा लें इस फार्मूले पे बेस्ड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का एक क्वेश्चन लगाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका, अ वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर is stretched, if stretched twice, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस इसका कितना दिया है, 2 ओम दिया है, क्लियर, 2 ओम। इफ स्ट्रेच डबल इट्स लेंथ, स्ट्रेच ट्वाइस ही लिख दिया, सही है। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, पहले इस क्वेश्चन को समझो क्या पूछा है। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, देखिए इसमें पूछा है कि अगर एक वायर जो 10 मीटर का है उसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, उसको अगर हम खींच के क्या करेंगे, उसको खींच के दुगना कर दें, यानी मान लो 10 मीटर का था, कितने मीटर का, 10 मीटर का है, 10 मीटर खींच के 20 मीटर कर दिया, और पहले रेजिस्टेंस 2 ओम था, तो अब कितना बढ़ जाएगा। देखो बहुत अच्छे से देखना इसको, देखो सॉल्यूशन, लेंथ कितना था, 10 मीटर था, रेजिस्टेंस कितना था, 2 ओम था, क्लियर। अभी फार्मूला हमारा रहा होगा R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फार्मूला रहा होगा, क्लियर। अब यहाँ पे लिखते हैं कि स्ट्रेच कर दिया गया, स्ट्रेच्ड यानी खींच दिया गया, खींचने के बाद रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, तो रो, देखो रो वही वायर है, सेम मटेरियल, उसी को खींच रहे हैं, तो फार्मूला क्या होगा, रो नहीं बदलेगा, लेंथ बदल जाएगी, एल डैश अपॉन ए डैश। एल डैश कितना है, एल डैश है दुगना कर दिया है, ट्वाइस, एल डैश इक्वल टू पहले वाली लेंथ की ट्वाइस यानी 2L,
तो यहाँ से लिख सकते हैं रो इंटू 12 अपान ए डैश। अब यहाँ पर करने के बाद थोड़ा सा इसको रेस्ट दो, इसको नोट कर लेना, यहाँ पर बताते हैं। देखो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, पढ़े हो इसको। अभी देखो वायर जो था हमारा 10 मीटर लॉन्ग था, 10 मीटर लॉन्ग था, और इसको खींच के लंबा कर देने का मतलब ये हुआ कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। दुगना करेंगे, लंबा करेंगे तो ये क्या करें, खींचेंगे तो ये इसका एरिया देखो, इसका एरिया ये वाला ए था, तो इसका एरिया क्या बदल गया ना, ए डैश होगा, और ये 10 मीटर से 20 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब करें, अभी देखो ध्यान से देखो, किसी भी सिलेंडर को अगर खींच दें या कंप्रेस कर दें तो क्या उसका वॉल्यूम कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। तो वॉल्यूम हमेशा फिक्स होगा, तो बराबर होगा। इसीलिए पहले वाले का इनिशियल वॉल्यूम कितना है, ए इंटू 10, लेंथ कितनी है 10 है, एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, ये हाइट, सिलेंडर के फॉर्म में देखोगे तो ये हाइट है जो लेंथ दिया है, तो एरिया इंटू हाइट कितना होता है वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम क्या है, ए डैश इंटू 20। क्या आया, 0 से 0 गया, ए डैश इक्वल टू क्या आया, a/2। इसको भी इसके नीचे करना है, लाइन से करिएगा। अब देखो इसको समझाने के लिए इसी बताया था आपको, लेकिन बना लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पुट कर दो r डैश इक्वल टू रो टू एल, एल की वैल्यू भी ना लिखो, बाद में लिखा जाएगा। ए डैश क्या है, ए डैश है a/2। अभी देखो सबसे नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो वो आएगा 4, 2 2 जा 4 रो l/a। ये क्या था, ये आपको r था, तो इसको लिख सकते हैं r डैश इक्वल टू 4r, और r दिया है, l लेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना। 4 इंटू r कितना है 2, 8 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना मिल गया हमको, r डैश न्यू रेजिस्टेंस इज 8 ओम। इसको 2-3 बार अपनी कॉपी में लगा लीजिएगा। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क के लिए, पॉज करके वीडियो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू 1 क्वेश्चन मोर फॉर योर। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी हो। नेक्स्ट लिखिए, ए वायर of resistance 9 ohm is staged twice, थ्राइस भी हो सकता है, 10 टाइम्स भी हो सकता है, 20 टाइम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ दे स्टेज ट्वाइस, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन डू योर सेल्फ सेम है, उसी तरीके से कर लोगे। चलो कर लेना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है उसको हम कर दे रहे हैं। टू वायर हैविंग सेम लेंथ, टू वायर हैविंग same length but of radius R1 and R2, find the ratio of their resistance, their resistance and resistivity। और एक चीज़ दिया हुआ है, if they are made of same material, they are made of same material।
एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, सेम मटेरियल का बना है, ये बोल दिया, इसका मतलब रेजिस्टिविटी दोनों की रो जो होगी सेम होगी। तो पहले इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर से पढ़ दे रहे हैं। टू वायर हैविंग सेम लेंथ, यानी पहले वायर, पहला वायर है, एक पहला वायर है, एक दूसरा वायर ये है, इसकी लेंथ L1 है, L1 L के बराबर है, दूसरे वाली लेंथ L2 इक्वल टू ये भी है, मतलब ये चीज़ बराबर है, ठीक है। दूसरा कह रहा है इसका एरिया, सिलेंडर के फॉर्म में बनाते हैं वायर को, इसका एरिया देखिए, इसका जो रेडियस होगा ये डायमीटर है पूरा, ये रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, क्लियर। ये अलग अलग हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, पहले इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, ये वाला फार्मूला लगाना, R इक्वल टू रो L बाई ए। तो L क्या है, L1 है, A क्या है, A1 है। R2 लिख लो, R2 क्या हो जाएगा, रो L2 बाई A2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, R1 बाई R2 रेशियो निकालना है, तो रख दो रो L1 बाई A1 अपान रो L2 बाई A2। तो यहाँ से रो कट गया। अब ध्यान दो, L1 और L2 बराबर है, तो यहाँ पर L1 की जगह पर क्या रख दोगे, L बाई A1 अपान L बाई A2। L1 L2 L के बराबर, तो L भी कट गया। अब ऊपर क्या बचा, A2 बाई A1। यहाँ तक पहले नोट करो तो आगे बता। देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि R1 बाई R2 इक्वल टू A2 बाई A1। अच्छा ये बताओ कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। तो दूसरे वाले का है, तो दूसरे वाले का R2 था, तो पाई R2 स्क्वायर अपान इसका क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, पाई पाई कट गया, क्या आया, R1 बाई R2 इक्वल टू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। और ये क्या हो गया, यही आंसर हो गया, क्लियर। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप पे इसको पूछ सकते हो, अगर किसी भी पॉइंट में फंसे हो तो। आते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और देखो इसी में पूछा गया है रेशियो ऑफ रजिस्टिविटी। तो दोनों मटेरियल है, दोनों मटेरियल किसके हैं, सेम मटेरियल के हैं, यानी रेशियो दोनों के सेम है। तो रो 1 बाई रो 2 इक्वल टू हो जाएगा रो बाई रो, कैंसिल हो गया, 1 बाई 1, यानी कि रेशियो क्या हो गया, 1 बाई 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, रो 1 रेशियो रो 2 इक्वल टू 1 रेशियो 1। ओके, ठीक। देखिए हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल बताए, इसको अच्छे से करिएगा क्योंकि आपका इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम रहता है। तो एक पॉइंट और इसमें हम बता देते हैं आपको कि टेम्परेचर पे कौन सा चीज़ डिपेंड करता है, रो। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए अपने कॉपी में जल्दी से। देखिए रो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम कंडक्टर और दूसरा पढ़े होंगे एक चीज़ सेमी कंडक्टर, उम्मीद है कि सेमी कंडक्टर भी पढ़े होंगे, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, इसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे बस थोड़ा सा। देखो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ये सिंबल होता है बढ़ाने का, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, क्लियर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी, अभी बताया भी था आपको। सॉरी, रेजिस्टिविटी क्या हो, रेजिस्टेंस की बात कर लें पहले। रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी मतलब पर यूनिट लेंथ का बढ़ जाएगा। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, यानी रेजिस्टिविटी भी कम होगा। इसीलिए देखिए जब धूप में रखते हैं, गर्मी होती है, तब उसका रेजिस्टेंस कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी के साथ फ्लो होने लगते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक था, आपको बता दिया। अब आते हैं, देखो अगर वीडियो आपको लंबी लगेगी तो उसके लिए आप पॉज करके पहले कुछ देर के लिए, जैसे 10-15 मिनट का वीडियो देखो, उसके बाद उसको 2-3 बार देख के अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब हम बात करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन।
तो देखो रेजिस्टेंस को आपने पढ़ा होगा, अभी इस क्लास आपकी चली थी तो आपने पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस दो तरह से कंबाइन किए जा सकते हैं, पहला है सीरीज कम्बिनेशन इन पैरेलल कम्बिनेशन। तो पहला बात करते हैं सीरीज की। तो रेजिस्टेंस का सीरीज कम्बिनेशन जो होगा उसके लिए फिगर बनाते हैं, तो आपने बनाया भी होगा। तीन रेजिस्टेंस है, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। अगर तीनों को सीरीज में लगा दिया और किसी बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह होगा कि देखो जब V वोल्ट इसको देंगे तो करंट फ्लो होगी आई यहाँ से, और करंट यहाँ पर भी आई होगी, यहाँ पर भी आई होगी, यहाँ पर भी आई होगी, सब जगह पे आई होगी। यहाँ कैपिटल R आप मान लो तो ज़्यादा अच्छा है, बुक में कैपिटल आई आपके दिया होगा। आई कैपिटल आई से मतलब होता नहीं है वैसे। देखो अब इसको तीन पार्ट में ब्रेक कर दो। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तीनों अलग अलग हमने टुकड़े यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक निकाल लिए, ठीक है। अब इस पे R1 है। अब ध्यान रखिएगा जब सीरीज में होता है, सीरीज में पोटेंशियल तीनों पॉइंट पे अलग अलग होता है। तो इस पॉइंट को पहले नोट कर लो। पहला पॉइंट है इन सीरीज करंट इज सेम। दूसरा है पोटेंशियल चेंजेस। इस पॉइंट को याद रखिएगा, लिखना भी है आपको। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट इज सेम एंड पोटेंशियल चेंजेस। ओके, अब देखो इसमें पोटेंशियल जब चेंज हो रहा है तो इसका V1 हो जाएगा, आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, जैसे आपको बताया करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये V2 हो गया, ये R2 हो गया, और तीसरा वाला R2 और V2 V3 हो गया। क्लियर। अब इसको मिटा देते हैं। अब हमको करना है, अब ना देखो क्या होगा बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताया था अभी हमने, V = IR होता है, यानी टोटल पोटेंशियल क्या होगा, जो V1 + V2 + V3 ये होगा ना। तीनों पोटेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कौन सा हुआ, V ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसको लिख सकते हैं V = V1 + V2 + V3। तो टोटल पोटेंशियल कितना है, बाई ओम्स लॉ लिखेंगे। I करंट थी, R रेजिस्टेंस उसमें ओवरऑल होगा। V = हो गया IR, V1 = हो गया IR1 + V2 = IR2 + IR3। जैसे अभी आपने इसको कैलकुलेट किया, यहाँ से लिख देना, यहाँ पर लिख देना V1 = IR1, ओम्स लॉ इसमें लगाओगे, V1 = ये हो जाएगा, V2 = IR2 एंड V3 = IR3। तो यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पुट करोगे तो आई देखो सभी में है तो कैंसिल आउट हो गया। R = R1 + R2 + R3। क्लियर। चलो जल्दी से इसी के बाद हम लोग पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद हम एक और देख लेते हैं जल्दी से। सीरीज के बाद आता है पैरेलल कम्बिनेशन। तो पैरेलल को लगाते कैसे हैं पहले देख लो। किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पैरेलल कम्बिनेशन में R1 ये वाला है, R2 ये वाला है और R3 ये वाला है। अब आपको बताना है, इसमें लिखना है पोटेंशियल सेम है, करंट चेंजेस हमेशा ये रूल लगेगा, ये रूल है। यानी कि यहाँ से I जब था तो यहाँ पर R1 है तो ये I1 हो जाएगा, यहाँ पर I2 हो जाएगा, यहाँ पर I3 होगा। याद रखिएगा पैरेलल केस में हर जगह जहाँ पर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, सर्किट पढ़ोगे, उसमें अगर पैरेलल में आ गया तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और यहाँ पोटेंशियल V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा। इसीलिए घर में पैरेलल कम्बिनेशन लगाया जाता है, हर चीज़ पैरेलल में कनेक्ट होती है। ये आपका क्वेश्चन भी एक बोर्ड में भी बनता है, वाई वी कनेक्ट द आर सर्किट इन पैरेलल। तो इसका आंसर यही है कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने पाता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V है तो V = IR हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो, इस सर्किट के लिए लिख दो V = क्या होगा, इस सर्किट के लिए V = I1 R1। तो यहाँ पर से I1 निकाल लेते हैं, I1 = क्या हुआ, V/R1। दूसरी वाली सर्किट के लिए I2 = क्या होगा, इसी फार्मूला का यूज़ करो, V/R2 और I3 क्या हो गया, V/I3।
एंड इसके बाद क्या लिखना है, बाई ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ये लिखा है सामने आपके, यहाँ से I इक्वल टू क्या लिख दोगे, V बाई आर। ठीक है, अब ना हो देखो इसमें डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ है, करंट हुआ है, तो टोटल करंट भाई जितना करंट आएगी उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I इक्वल टू क्या हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हुआ। अब I इक्वल टू क्या निकाले हो, V बाई आर, I1 बराबर क्या निकाले हो, V बाई R1, V बाई R2 प्लस V बाई R3, V पूरे में कॉमन, एज यू सी V इज़ द कॉमन इन ऑल, सो इसको निकाल देते हैं, V कॉमन तो ज़्यादा सही है, R1 प्लस R2 प्लस 1 बाई R3, क्लियर। अब यहाँ से V कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, and this is the result when we connect the resistance in parallel. Thank you for watching. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।